नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। पटना में प्रदर्शन कर रहे पंचायत वार्ड सचिवों पर आज पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रदर्शनकारी भी पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते दिखे। बीजेपी दफ्तर पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम था। उनके विभाग से जुड़े मामले पर हक मांगने के लिए पंचायतों के वार्ड सचिव वहां पहुंचे थे। पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक इन वार्ड सचिवों को 4.5 साल काम करने के बाद एक आदेश से हटा दिया गया है। कारोबारी और धन कुबेर इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी की टीम ने आज कानपुर की जिला कोर्ट में पेश किया। अब तक पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से करीब 200 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। छापेमारी में बड़े पैमाने पर संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जीएसटी के इतिहास में अब तक ये सबसे बड़ी छापेमारी है। नोट गिनने का काम चल रहा है। जीएसटी के इतिहास की सबसे बड़ी रेड अभी जारी है। 24 दिसंबर से रुपयों की गिनती भी चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद हो चुकी है। इसमें से 177 करोड़ रुपए कानपुर से, जबकि 17 करोड़ रुपए कन्नौज के घर से मिले हैं। कन्नौज के घर से 23 किलो सोना मिला है। 600 लीटर चंदन का तेल भी मिला है, जो ड्रम के अंदर तहखाने में छिपाकर रखा गया था। इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। कन्नौज में जीएसटी के अधिकारियों को पीयूष जैन के घर के हर कोने से पैसा और सोना मिला। दीवार से लेकर फर्श तक, यहाँ तक कि अलमारियों और तिजोरियों के ताले काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग करना पड़ा और बोरों में भरे पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लाई गईं और बैंक के अधिकारी घंटों तक ये पैसा गिनते रहे। जीएसटी के अधिकारियों ने पीयूष जैन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो पीयूष जैन ने जीएसटी के अधिकारियों को बताया कि उसने सोना बेचकर ये कैश इकट्ठा किया है। हालांकि सोना कहां बेचा, इसका जवाब पीयूष जैन नहीं दे पाए। जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन कन्नौज में बेहद साधारण तरीके से रहते हैं और स्कूटर से घूमते हैं। उनके पिता एक केमिस्ट हैं। पिता से ही उन्होंने इत्र बनाने का काम सीखा। पिछले 15 सालों में उन्होंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। कन्नौज में उनके पिता और स्टाफ रहता है, जबकि कानपुर में पीयूष अपने भाई अमरीश के साथ रहते हैं। दोनों भाइयों के 6 बच्चे हैं जो कानपुर में पढ़ते हैं। जीएसटी ने 22 दिसंबर को सबसे पहले एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ छापेमारी शुरू की, जहां पता चला कि बिना जीएसटी दिए सामान भेजा जा रहा है। कई फर्जी फर्मों के नाम से इनवॉइस मिले। उसके बाद ही एक गुटखा किंग और पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी शुरू हुई। ईडी के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है, जो पिछले 5 दिन से चल रही है और अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामद हो चुके हैं। साथ में 23 किलो सोना बरामद हुआ है। चूँकि ये सोना विदेश का है, इसीलिए इस मामले में DRI भी जाँच में शामिल होगी। साथ में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जाँच कर सकती है। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कन्नौज से इजराइल के साथ दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो इत्र के कारोबारी का ये कारनामा जो है वो दूर दूर तक अभी फैला हुआ है और मशीनें थक गई हैं। नोटों की गिनती का काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। आम आदमी पार्टी के लिए चंडीगढ़ से बड़ी अच्छी खबर आज आई। नगर निगम चुनाव में एक बड़ी कामयाबी मिली है आम आदमी पार्टी को और पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ रही आप ने 35 में से 14 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर ही कामयाबी मिली है। पिछले बार से कम 20 से 12 पे पहुंची है बीजेपी। 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 1 अकाली दल को। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के मेयर रविकांत शर्मा को हराया है।
अब चंडीगढ़ के इस चुनाव का असर पंजाब के चुनावों पर भी पड़ेगा या नहीं, ये देखना होगा। पंजाब चुनाव को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा भी शामिल हुए। तीनों पार्टियां पंजाब चुनाव मिलकर लड़ने जा रही हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया कि बैठक में पंजाब से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात हुई, साथ ही सीटों के बंटवारे और साझा घोषणा पत्र के लिए कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, जिसमें तीनों दलों के 2-2 सदस्य शामिल किए जाएंगे। कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों को के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा, जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से राज्य सरकार और राज्यपाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार जहां शीतकालीन सत्र में विधानसभा स्पीकर का चयन करना चाहती है, वहीं राज्यपाल ने इसकी अनुमति अब तक नहीं दी है, तो टकराव बना हुआ है। आज भी आपल्याला महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की शीतकालीन सत्र में विधानसभा स्पीकर के चयन की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। रविवार को महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर स्पीकर चुनाव की अनुमति देने की मांग की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से बीजेपी राज्यपाल महोदय के आड़ में जो राजकारण कर रही है, ये लोकशाही के लिए घातक है और हमें राज्यपाल महोदय से विनती है कि आप जो प्रोसीजर है तुरंत उसको एक्टिव की जाए और रही वो अगर नहीं देते तो एडवोकेट जनरल को बुला के आज पूरी उनसे भी कानून बात पूरी हुई है। राज्यपाल ने सोमवार शाम तक राज्य सरकार को चुनाव की अनुमति नहीं दी। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल का कहना है कि नियमों में हुए बदलाव की वजह से वो जानकारों की राय ले रहे हैं। आमतौर पर स्पीकर चुनाव से 10 दिन पहले विधायकों को सूचित करना पड़ता है। इस बार 1 दिन पहले ये किया गया। इससे पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले स्पीकर थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब से ये पद खाली है। नियमों में बदलाव जो है वो संसद में दिल्ली के भी इस तरह का वोटिंग होता है, विधान परिषद में भी इस तरह का वोटिंग होता है। खाली विधानसभा में जो नियम था उसको नियम के आधार पर बदला गया। बीजेपी का कहना है कि सरकार खुद नियमों का पालन नहीं कर रही है और दोष बीजेपी पर डाल रही है। ये स्वयं कानून तोड़ रहे हैं, वो खुद स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने कानून तोड़ा है, हमने प्रथा परंपरा तोड़ी है। जाकर के विधानसभा जो नियमावली है, नियम की पुस्तिका है, वे जाकर के पढ़े। उसमें इन 3 दलों ने डर के कारण कानून तोड़ा है। जब तुम कानून तोड़ते हो तो तुम्हें कैसी अनुमति मिल सकती है? महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के समय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि आप जल्द से जल्द स्पीकर पद पर चुनाव करवाएं। तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वापस एक पत्र लिखा था राज्यपाल को, जिसमें उन्होंने कहा था कि उचित समय पर वो इसका चुनाव करवाएंगे। अब जब ये सरकार और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हो, तब राज्यपाल इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को आए 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब भी ये सरकार और राज्यपाल आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और जैसे जैसे कोविड दोबारा फैल रहा है और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण भी तेजी से पैर पसार रहा है, तो अब बूस्टर डोज की बात हो रही है और तीसरा टीका जो होगा वो पुराने लगे 2 डोज वाला ही टीका फिलहाल होगा। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करने वाली है। वहीं 15 से 18 साल के बच्चों में टीका लगाने की मंजूरी के पीछे बड़ी वजह है कि 18 साल से कम उम्र में होने वाली मौत ज्यादातर इसी उम्र वर्ग में होती है। अब ये साफ हो रहा है कि एहतियातन
या बूस्टर के तौर पर वही वैक्सीन लगेगी जिसके पहले 2 डोज लिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दूसरी डोज के बाद 9 से 12 महीनों के अंतराल पर तीसरी डोज में प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे टीके में मिक्सिंग डोज की बात नहीं है। नई नीति को अमली जामा पहनाने को लेकर सोमवार को विशेषज्ञों की बैठक हुई। जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जनवरी में हमने शुरू किया और आज हम दिसंबर तक पहुंच गए हैं करके, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 डोजेस पूरा होने में 9 महीने पूरे हुए। हमारा लगभग जब तक हम शुरू करेंगे अभियान 10 जनवरी से तो हमारे 12 महीने हो जाएंगे, ठीक है ना। परंतु कुछ लोग ऐसे भी आएंगे हमारे पास में जिनको 9 महीने का अंतराल भी होगा, तो हम उन सबको कवर करेंगे। अभी बेसिकली हम यही जो तथ्य है गवर्नमेंट का कि बेसिकली सेमी वैक्सीन लगनी चाहिए, यानी कि कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन। कोविन प्लेटफॉर्म पर 15 से 18 साल के किशोरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इन किशोरों की तादाद करीब 8 करोड़ है। They will not have the voter ID card, for example, because they are less than 18 years of age. Some of them may not have Aadhaar or may not use Aadhaar. So we are allowing that, and there are 9 documents which are eligible, which you can show any document out of those 9. So we are allowing the student identity card also to be one of the 10th document in case of children between 15 to 18 years of age. नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी एंटागी के मुताबिक 18 साल से कम के जिन लोगों की मौत हुई है उनमें ज्यादातर 15 से 18 के बीच के हैं। Our evidence within the country also says that almost 2/3 of the deaths which have occurred due to COVID in India are within this age group. So this has been a very important reason that the adolescents need to be protected. मांग पुरानी थी और फैसला नया, लिहाजा इस फैसले को जमीन पर अमल में लाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है ताकि कोरोना की तीसरी लहर के आगामी खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।